नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रैक्टिस पेपर 3 में। उपन्यास का पहला पेपर। 3 पेपर हैं, प्रत्येक में 100 प्रश्न हैं और 300 प्रश्न आपको कराए जाएंगे। हालांकि उपन्यास से बहुत प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जो भी पूछे जाते हैं तो कई बार हमें 2 से 3 या 3 से 5 प्रश्न भी देखने को मिलते हैं परीक्षा में। लेकिन अधिकतम अगर सीमा माने तो 3 तक, मिनिमम 3 तो मान सकते हैं कि 3 प्रश्न हमें मिलते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परीक्षा के मात्र 45 दिन शेष हैं, अगर आज से भी गिना जाए तो। और 45 दिनों में 15 दिन आप जाने दीजिए ऐसे ही। इसलिए साथियों 30 दिन धुआंधार पढ़ाई करिए। आपके पास जो स्रोत हैं उनको पढ़िए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए मेरे साथ। लगातार बने रहें। आपको प्रतिदिन 100 प्रश्न मिलेंगे, 100, 50, 150 जो हो सकेगा। और उसके बाद आराम से अच्छे विचार से पेपर दीजिए। 3750 प्लस ये जो टॉपिक वाइज चल रहे हैं, अगर आपने इतना कर लिया तो भरोसा रखिए 100+ स्कोर करके आएंगे आप। पिछली बार टीजीटी की 76 मेरिट गई थी, 76 क्वेश्चन पे हो गया था, लेकिन अब की नहीं होगा क्योंकि लोग तैयार हैं। और अब जाग जाइए, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी के साथ पहला प्रश्न शुरू करते हैं। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद से युक्त है? प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास आदर्शोन्मुख, आदर्श और यथार्थ दोनों उसमें सन्निहित है? गोदान, निर्मला, रंगभूमि, इनमें से सभी। तो ये सभी उपन्यास प्रेमचंद जी के हैं और ये सभी लास्ट के उपन्यास हैं। पहले वो आदर्शवादी विचारधारा के थे और धीरे धीरे करके उनका विश्वास डोल गया और यथार्थ की ओर वो उन्मुख हो गए। और इन सभी उपन्यासों में उन्होंने आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद का चित्रण किया है। दूसरा प्रश्न है, कल्पना का कार्य है। कल्पना का कार्य है अवचेतन में स्थित अनुभूतियों को चेतन स्तर पर प्रस्तुत करना, विषय वस्तु का विस्तार करना, बिंब सृजन करना, इनमें से सभी। डी विकल्प सही है। बिल्कुल कल्पना के ये सभी कार्य हैं कि अवचेतन में स्थित अनुभूतियों को चेतन स्तर पर प्रस्तुत करे, विषय वस्तु का विस्तार करे, बिंब का सृजन करे, ये सभी कल्पना के कार्य हैं। हिंदी का पहला उपन्यास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है? हिंदी का पहला उपन्यास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है? भाग्यवती, परीक्षा गुरु, देवरानी जेठानी, ये घर वाली देवरानी जेठानी नहीं है, देवरानी जेठानी की कहानी नामक उपन्यास है, निस्सहाय हिंदू। तो शुक्ल जी ने किसे माना है? तो परीक्षा गुरु को माना है, लाला श्रीनिवास दास का है। वहीं भाग्यवती श्रद्धाराम फिल्लौरी की। देवरानी जेठानी की कहानी पंडित गौरीदत्त, निस्सहाय हिंदू लाला श्रीनिवास दास। परीक्षा गुरु का जो प्रकाशन हुआ है 25 नवंबर 1882 को हुआ था। 25 नवंबर 1882 पूछा जाता है और शुक्ल जी ने इसे ही हिंदी का पहला उपन्यास माना है। परीक्षा गुरु के लेखक हैं, अभी देखिए, मुझे लगता है मैं ज़्यादा विस्तार ना करूं क्योंकि 300 प्रश्न हैं और उपन्यास को लेकर अगर 300 केवल एक टॉपिक पे प्रश्न है तो 0 टू एडवांस, 0 से लेकर 100 तक आप पहुंच जाएंगे। यदि आपने कभी भी उपन्यास नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है, आप 300 प्रैक्टिस कर लीजिए मेरे साथ। एक प्रश्न आपका जो भी आएगा, 1, 2, 3 जो भी आएंगे आपके इन्हीं में से होंगे। थोड़ी व्याख्या, थोड़े प्रश्न। परीक्षा गुरु के लेखक हैं
लाला श्रीनिवास दास, अभी बताया मैंने। आगे चलते हैं। परीक्षा गुरु का प्रकाशन हुआ था। परीक्षा गुरु का प्रकाशन हुआ था 1882 में। दिन भी पूछा जाता है, तारीख 25 नवंबर 1882। छठा प्रश्न है, हिंदी उपन्यास के विकास को कितने भागों में बांटा गया है? तो ज़्यादातर 3 भागों में ही बांटा जाता है, इसे भी 3 भागों में बांटा गया है। प्रेमचंद जी को केंद्र में रखकर हिंदी उपन्यास के विकास को का वर्गीकरण किसे केंद्र में रखकर किया गया है? 7वां प्रश्न है, हिंदी उपन्यास के विकास का वर्गीकरण। अभी ये पूछा गया कि कितने भागों में है, तो 3 भाग में। किसे केंद्र में रखा गया? प्रेमचंद जी को रखा गया। तो जब केंद्र में रख देंगे तो प्रेमचंद पूर्व युग हो जाएगा, एक प्रेमचंद युग हो जाएगा, एक प्रेमचंदोत्तर युग हो जाएगा। प्रसाद और कमलेश्वर नहीं है। देवकीनंदन खत्री किस वर्ग के उपन्यासकार हैं? देवकीनंदन खत्री किस वर्ग के उपन्यासकार हैं? तो ये प्रेमचंद पूर्व युग से आते हैं। प्रेमचंद युगीन में नहीं आएंगे, ना तो प्रेमचंदोत्तर में आएंगे, प्रेमचंद पूर्व हैं। निस्सहाय हिंदू। निस्सहाय हिंदू किसका लिखा उपन्यास है? अभी बताया गया है राधा कृष्ण दास का है। शायद वहाँ पे लाला श्रीनिवास दास मेरे मुंह से निकल गया था, धोखा हो गया था, माफ़ी चाहता हूँ। निस्सहाय हिंदू राधा कृष्ण दास का उपन्यास है। परीक्षा गुरु के धोखे में कई बार मुझसे गलतियाँ होती हैं, आप भी ध्यान रखें, आपसे गलती ना हो। निस्सहाय हिंदू, निस्सहाय हिंदू में किस समस्या का चित्रण है? निस्सहाय हिंदू में किस समस्या का चित्रण है? तो गोवध की समस्या, धर्मपालन की समस्या, दहेज प्रथा की समस्या, विधवा विवाह की समस्या। तो हिंदुओं की माता कौन है? गाय है। और हम लोग निस्सहाय कब हो जाते हैं? जब गोवध की समस्या आती है। गाय को लेकर हम लोग बहुत सजग रहते हैं। निस्सहाय हिंदू का प्रकाशन कब हुआ? निस्सहाय हिंदू का प्रकाशन कब हुआ? 1890 ईस्वी में हुआ। डायरेक्ट याद रखें, निस्सहाय हिंदू का प्रकाशन राधा कृष्ण दास का जो उपन्यास है वह 1890 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। बारहवां प्रश्न है, कौन सा उपन्यासकार अय्यारी और तिलस्मी उपन्यास लिखने में शीर्षस्थ है? अय्यारी और तिलस्मी उपन्यास लिखने में शीर्षस्थ है गोपाल राम गहमरी, बाबू देवकीनंदन खत्री, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो इस पर बाबू देवकीनंदन खत्री हैं। गोपाल राम गहमरी जासूसी उपन्यास के लिए प्रसिद्ध हैं, गाजीपुर जिले से थे और इन्होंने 1900 ईस्वी में गहमर नामक पत्रिका भी निकाली थी। गहमर से जासूस नामक पत्रिका निकाली थी 1900 ईस्वी में। जासूस नामक पत्रिका गहमर से पूछा जाता है। गहमर गाजीपुर ज़िले में है, शायद सबसे बड़ा गांव भी है ये। कौन सा उपन्यास बाबू देवकीनंदन खत्री का नहीं है? कौन सा उपन्यास बाबू देवकीनंदन खत्री का नहीं है? चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, भूतनाथ, सिरकटी लाश। सिरकटी लाश गोपाल राम गहमरी का है। 14वां प्रश्न है, हिंदी के किस उपन्यास को पढ़ने के लिए तमाम लोगों ने हिंदी सीखी? हिंदी के किस उपन्यास को पढ़ने के लिए तमाम लोगों ने हिंदी सीखी? तो ऐसा एक ही उपन्यास है, शायद आप लोग जान गए होंगे, चंद्रकांता। चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री का था और इसको पढ़ने के लिए लोगों ने, जो हिंदी भाषी नहीं थे, उन्होंने हिंदी सीखी और चंद्रकांता को पढ़ा। तब कोई मनोरंजन के साधन तो रहते नहीं थे, यही सब पढ़ाई लिखाई और उपन्यास साहित्य
साहित्य मनोरंजन का साधन हुआ करता था। 15वां प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का कौन सा उपन्यास इनमें है? बालकृष्ण भट्ट का कौन सा उपन्यास इनमें है? नूतन ब्रह्मचारी, एक अजान सौ सुजान, रहस्य कथा, ये सभी। तो बालकृष्ण भट्ट के ये सभी उपन्यास है। नूतन ब्रह्मचारी का पूरा नाम है नूतन ब्रह्मचारी एक सहृदय के हृदय का विकास, नाम पूछा जाता है, ध्यान रखें। इसका ये बालकृष्ण भट्ट के ये तीनों उपन्यास हैं। डी विकल्प सही है यहाँ पे। 16वां प्रश्न है, इनमें से प्रेमचंद का महाकाव्यात्मक उपन्यास कौन सा है? इनमें से प्रेमचंद का महाकाव्यात्मक उपन्यास कौन सा है? प्रेमाश्रय, रंगभूमि, गबन, गोदान। तो गोदान महाकाव्यात्मक उपन्यास है, 1936 में आया था। इसके पात्र खूब पूछे जाते हैं, होरी और धनिया, गोबर उसका लड़का है, रूपा पुत्री है, हीरा और शोभा होरी के भाई हैं, यही पूछे जाते हैं। गबन का ये पूछा जाता है कि गहनों का सनक तक, मतलब गहनों का मोह सनक के स्तर को पार कर देता है, ये गबन में है। जालपा इसकी एक पात्र हैं, वो पूछी जाती हैं। देवी दिन खटिक पूछे जाते हैं। इसके लिए तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एक गबन फिल्म है, उसे देख लीजिए। गोदान के लिए दूरदर्शन में बहुत पहले आता था, उसे आप देख सकते हैं यदि पढ़ने की इच्छा नहीं है तो। 17वां प्रश्न है, हिंदी में जासूसी उपन्यास लिखने की परंपरा का श्री गणेश किसने किया? हिंदी में जासूसी उपन्यास लिखने की परंपरा का श्री गणेश किसने किया? तो जासूसी उपन्यास की बात आती है तो गोपाल राम गहमरी जी हैं। वहीं तिलस्मी और अय्यारी की बात आए तो देवकीनंदन खत्री हैं। ये दोनों नाम बेबुनियादी हैं। कौन सा उपन्यास गोपाल राम गहमरी का नहीं है? कौन सा उपन्यास गोपाल राम गहमरी का नहीं है? जासूस की भूल, सिरकटी लाश, काजर की कोठरी, गुप्त भेद। तो ये जासूस की भूल भी गोपाल राम गहमरी का है, सिरकटी लाश अभी आया था, गुप्त भेद भी गहमरी जी का है, लेकिन काजर की कोठरी देवकीनंदन खत्री का है, देवकीनंदन खत्री का है। 19वां प्रश्न है, कौन सा उपन्यास किशोरीलाल गोस्वामी का नहीं है? कौन सा उपन्यास किशोरीलाल गोस्वामी का नहीं है? प्रणिनी परिणय, अंगूठी का नगीना, राजकुमारी, जासूस की अय्यारी, ये किशोरीलाल गोस्वामी का नहीं है। बाकी ये तीन उपन्यास किशोरीलाल गोस्वामी के हैं। 20वां प्रश्न है, निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए। सूची 1 और 2 दी गई हैं। इधर निबंधों के नाम हैं, उपन्यासों के नाम हैं, और इधर उनके लेखक हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ हरिऔध जी का है। परीक्षा गुरु लीलावती आदर्श हिंदू लज्जाराम शर्मा का है। लीलावती किशोरीलाल गोस्वामी का है। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का है। 2, 3, 4, 1 पहला ही विकल्प सही है। चंद्रकांता का मूल आधार है। चंद्रकांता का मूल आधार है विशाख दत्त, तिलस्म, होश रूबा, मुद्रा, राक्षस, इनमें से कोई नहीं। 21वां प्रश्न है, और चंद्रकांता का मूल आधार पूछा गया है तो तिलस्मी और अय्यारी किस्म के उपन्यास लिखते थे, और इसलिए ये तिलस्म होशरूबा इसका मूल आधार है। जितने हिंदी पाठक बाबू देवकीनंदन खत्री ने उत्पन्न किए, उतने और किसी ग्रंथकार ने नहीं। चंद्रकांता पढ़ने के लिए ही न जाने कितने उर्दू जीवी लोगों ने हिंदी सीखी, यह कथन किस समीक्षक का है? जितने हिंदी पाठक बाबू देवकीनंदन खत्री ने
उत्पन्न किए उतने और किसी ग्रंथकार ने नहीं। चंद्रकांता पढ़ने के लिए ही न जाने कितने उर्दू जीवी लोगों ने हिंदी सीखी। यह कथन किस समीक्षक का है? तो यह रामचंद्र शुक्ल जी का है। बी विकल्प सही है। तिलस्म का अर्थ है, तिलस्म का अर्थ है गुफा, अद्भुत और आश्चर्यजनक कल्पना, गतिवान, दूर दूर तक दौड़ने वाला। तो अब तक समझ में आ गया होगा कैसी कहानियाँ लिखते थे। अद्भुत और आश्चर्यजनक कल्पना तिलस्म का सामान्य अर्थ है। अय्यार का तात्पर्य है, अय्यार का तात्पर्य है चालाक, वेग से चलने वाला। ए और बी दोनों जासूस। अय्यार का अर्थ है चालाक और वेग से चलने वाला। ए और बी दोनों सही हैं। 25वां प्रश्न है, चंद्रकांता उपन्यास की विशेषता है। चंद्रकांता उपन्यास की विशेषता है तिलस्मी होशरूबा, जब इसका मूल आधार है। तिलस्मी और अय्यारी किस्म के उपन्यास लिखते थे तो कौतूहल रहता था, जिज्ञासा रहती थी कि आगे क्या होगा, और विषय में रोचकता रहती थी। तो ये सभी विशेषताएं इसमें निहित हैं। डी विकल्प सही है। 26वां प्रश्न है, प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। यह कथन है प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य विनय मोहन शर्मा का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामविलास शर्मा का। ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इनका कहना था प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए। उपन्यास का नाम और प्रकाशन वर्ष दिया गया है और खूब पूछा जाता है। तो यहाँ पर एक ट्रिक है कि सीरियल से पूछा जाता है तो उसके लिए एक ट्रिक है सप्रम कानी गकरगोम, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र को आप लिख लीजिएगा और आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र। 1936 में गोदान आई थी, सभी लोग जानते हैं। 1 से 2 का ऑप्शन याद रखिए। और दूसरी बात की पहला और अंतिम, इस ट्रिक से तो आप सारे याद रखेंगे। और आप देखिए प्रेमाश्रम है, शुरुआत में आया था। शुरुआत में सबसे पहला सन कौन सा है? तो 1922 है, प्रेमाश्रम हो गया। उसके बाद रंगभूमि आता है, तो 1922 के बाद 25 दिया है, इसको लगा देते हैं। सप्रम कानी, निर्मला 27 बचा। 36 में हमारा क्या है? गोदान है। मंगलसूत्र 1948 में है, जिसे ये अधूरा छोड़ के चले गए थे, इनके पुत्र ने पूरा किया था। तो यहाँ पे 4, 3, 2, 1 सी विकल्प सही है। दहेज प्रथा और अनमेल विवाह की समस्या प्रेमचंद के किस उपन्यास में चित्रित है? दहेज प्रथा और अनमेल विवाह की समस्या प्रेमचंद के किस उपन्यास में चित्रित है? निर्मला, गबन, गोदान, रंगभूमि। तो गोदान में तो कृषक जीवन है, इसमें गहनों का सनक है। निर्मला में दहेज प्रथा और अनमेल विवाह की समस्या है।
रंगभूमि से एक प्रश्न पूछा जाता है कि इसका मुख्य पात्र कौन है। तो इसका मुख्य पात्र है सूरदास और महिला पात्र है सोफिया। दोनों के नाम पूछे जाते हैं। प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृषक समस्या का चित्रण हुआ है? प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृषक समस्या का चित्रण है? प्रेमाश्रम, गोदान, निर्मला, ए और बी दोनों। तो निर्मला में तो अभी आया दहेज समस्या और अनमेल विवाह, तो बचे ये दोनों, प्रेमाश्रम और गोदान। इन दोनों में कृषक समस्या का चित्रण किया गया है। आगे चलते हैं साथियों। उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसी लग रही है प्रैक्टिस। अगर आपके लिए लाभदायक है तो 20 सेकंड का समय निकालिए और कमेंट में ज़रूर बताएं प्रश्नों का स्तर। और अगर आपने कभी जीवन में एक भी बार पेपर दिया होगा तो आपको अनुभव हो रहा होगा कि ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका सब्सक्रिप्शन और लाइक करना ही हमारा मनोबल बढ़ाता है। 30वां प्रश्न है, शासक वर्ग के अत्याचारों का चित्रण। शासक वर्ग के अत्याचारों का चित्रण प्रेमचंद ने किस उपन्यास में किया है? शासक वर्ग के अत्याचारों का चित्रण प्रेमचंद ने किस उपन्यास में किया है? कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, कायाकल्प। तो शासक वर्ग के अत्याचारों का चित्रण प्रेमचंद ने रंगभूमि में किया है। कायाकल्प में पुनर्जन्म से संबंधित है। सेवा सदन में वेश्या समस्या पर है। कर्मभूमि अभी देखा जाएगा, आगे कहीं ना कहीं जरूर आएगा। 31वां प्रश्न है, प्रेमचंद के उपन्यासों की प्रमुख विशेषता है। प्रेमचंद के उपन्यासों की प्रमुख विशेषता है। तो पहले वो आदर्शवाद में लिखते थे, आदर्शवादी थे, बाद में वे यथार्थवादी हो गए। तो ये प्रक्रिया चली तो उनको आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद कहा जाता है और यही उनके उपन्यासों की प्रमुख विशेषता रही है। प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो अभी बताया गया मंगलसूत्र है, जिसे ये अधूरा छोड़ के गए। और 1948 में इसका प्रकाशन अमृत राय इनके पुत्र ने करवाया था पूरा करके। 33वां प्रश्न है, इनमें से जयशंकर प्रसाद का उपन्यास कौन सा है? इनमें से जयशंकर प्रसाद के उपन्यास पूछे जा रहे हैं। कंकाल, तितली, इरावती, इनमें से ये सभी जयशंकर प्रसाद के उपन्यास हैं। निम्न सूचियों को सुमेलित करें। 34वां प्रश्न है, निम्न सूचियों को सुमेलित करें। पात्र दिए गए हैं और इधर उपन्यास का नाम है। तो जालपा गबन की है, झुनिया गोदान की है, सूरदास रंगभूमि में है, मुंशी तोताराम निर्मला में है। देखिए, हमें भी पता नहीं है, लेकिन बिल्कुल 3, 2, 4, 1 पहला ही विकल्प सही है, सही हो गया। मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? तो इसके नाम में ही लिखा हुआ है आंचल। आंचल, मैला आंचल। मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आंचलिक और सामाजिक। जब उसके नाम में ही आंचल है तो आंचलिक ही है। और एक विशेष अंचल, एक विशेष क्षेत्र की कहानी, कथा लिखी गई है। और इससे पहले बलचन्मा, जिसमें आंचलिकता की कोई कमी नहीं है, फिर भी उसे आंचलिक उपन्यास नहीं माना जाता है, क्योंकि उसमें आंचलिक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है और आंचलिक उपन्यास है। भिखारी उपन्यास के लेखक हैं। 36वां प्रश्न है, भिखारी उपन्यास के लेखक हैं चतुरसेन शास्त्री, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, जयशंकर प्रसाद, पांडे बेचन शर्मा उग्र। सही विकल्प है विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। इनके 3 उपन्यास प्रसिद्ध हैं,
माँ, भिखारी और संघर्ष तीनों पूछे जाते हैं। सीरियल भी पूछा जाता है, तो माँ, भिखारी और संघर्ष यही इनका सीरियल है। 37 पे है, प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या किस उपन्यास में प्रसाद जी ने की है? प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या किस उपन्यास में प्रसाद जी ने की है? कंकाल, तितली, इरावती, इन सभी में। तो प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या तितली में प्रसाद जी ने की है। 38वां प्रश्न है, प्रेमचंद के साहित्य पर सर्वत्र शिव का शासन है। प्रेमचंद के साहित्य पर सर्वत्र शिव का शासन है। सत्य और सुंदर शिव के अनुचर होकर आते हैं। ये विचार किस समीक्षक के हैं? जैनेन्द्र, अमृत राय, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। तो डॉक्टर नगेंद्र का ये कथन है और खूब पूछा जाता है। हो सकता है कि आपकी परीक्षा में यही कथन पूछ लें, तो बिल्कुल इसे ध्यान रखें और हो सके तो लिख लें कथनों को। कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रेमचंद के साहित्य पर सर्वत्र शिव का शासन है। सत्य और सुंदर शिव के अनुचर होकर आते हैं। ये विचार डॉक्टर नगेंद्र के हैं। 39वां प्रश्न है, कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? प्रेमचंद व्यक्ति को नहीं अपितु समाज, समूह, वर्ग, व्यवस्था, परंपरा और रूढ़ियों को खलनायक मानते हैं। बी विकल्प है, प्रेमचंद ने अपने चरित्रों की विशेषताओं को बारीकी से उभारा है। प्रेमाश्रम को गोदान की भूमिका कहा जा सकता है। ये भी कृषक जीवन पर है और ये भी कृषक जीवन पर है, लेकिन ये उतना फेमस नहीं है जितना फेमस गोदान है, इसलिए भूमिका कहा जा सकता है। प्रेमचंद के सभी उपन्यास आदर्शवादी हैं। तो अभी एक प्रश्न आया था जिसमें आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद की बात कही गई है, तो आदर्शवाद से सभी आदर्शवादी हो जाएंगे तो यथार्थवादी कौन से रहेंगे, इसलिए ये विकल्प असत्य है। 40वां प्रश्न है, कौन सा उपन्यासकार मनोविश्लेषणवादी परंपरा में नहीं है? कौन सा उपन्यासकार मनोविश्लेषणवादी परंपरा में नहीं है? जैनेन्द्र, अज्ञे, इलाचंद्र जोशी, वृंदावन लाल वर्मा। तो सही विकल्प है ये सभी मनोविश्लेषणवादी हैं, लेकिन वृंदावन लाल वर्मा ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। इकतालीसवां प्रश्न है, हिंदी का ऐतिहासिक उपन्यासकार कहा जाता है? बिल्कुल अच्छे समय से आ गया प्रश्न। हिंदी का ऐतिहासिक उपन्यासकार कहा जाता है यशपाल को, कमलेश्वर को, वृंदावन लाल वर्मा को, इन सभी को। तो वृंदावन लाल वर्मा को कहा जाता है ऐतिहासिक उपन्यासकार। इनके लिए एक ट्रिक है इनके उपन्यासों को याद करने की, गवि झाम्रटूम। अगर आपकी कोई ट्रिक है तो बिल्कुल आप उस पर अमल करें, अपनी ट्रिक बिल्कुल अपने को याद रहती है। गवि झाम्रटूम, जिसमें गढ़कुंठार, विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, मृगनयनी, टूटे कांटे, महारानी दुर्गावती, ये इनके क्रमशः पूछा जाता है कि सीरियल से लगाएं, और वर्ष पूछा जाएगा तो वर्ष भी आप लगा लेंगे, लेकिन अगर गवि झाम्रटूम याद रहेगा तो आपको जब नाम लिखा होगा तो आप बता पाएंगे। गढ़कुंठार, विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, मृगनयनी, टूटे कांटे, महारानी दुर्गावती। 42वें पे चलते हैं। निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 है। प्रेमशंकर, गोदान, सूरदास, ये देखिए इधर पात्र दिए गए हैं और इधर उपन्यास का नाम दिया गया है। तो सूरदास कितनी बार आ चुका अब तक? रंगभूमि। होरी किस में है? गोदान में है।
प्रेम शंकर, प्रेम शंकर किस में रहेगा, निर्मला में रहेगा कि प्रेमाश्रय में रहेगा? नाम से तो लगता है प्रेमाश्रय में रहेगा। मुंशी तोताराम निर्मला में रहेंगे। अनमेल विवाह की बात है, अगर नहीं भी पढ़ा है तो अंदाजे से आप लगा सकते हैं। और बिल्कुल ये सही क्रम है, 2 3 4 1, सी विकल्प सही है। 43वां प्रश्न है, विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग ही वह तृण था जिसे पकड़े वह सागर को पार कर रही थी। विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग ही वह तृण था जिसे पकड़े वह सागर को पार कर रही थी। यह कथन गोदान के किस पात्र के लिए प्रेमचंद ने प्रस्तुत किया है? तो अगर आपने ये फिल्म देखने से आपका नहीं, धारावाहिक देखने से आपका ये क्वेश्चन सही नहीं होगा, ये आपका गोदान पढ़ने से सही होगा। ये कथन है धनिया का, प्रेमचंद ने धनिया से कहलवाया है। इतनी गरीबी के बावजूद वो साथ रह रही थी क्योंकि उसका सुहाग बना हुआ था। 44वां प्रश्न है, हम लोग दाने दाने को मोहताज हैं। ये प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, बिल्कुल इनको हल्के में लेने का प्रयास मत कीजिएगा। कहीं ना कहीं ये प्रश्न आए हुए हैं सभी प्रश्न, और या तो फिर वो अति संभावित हैं, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो बिल्कुल बने रहें 300 प्रश्नों तक। यदि पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है बढ़ें या ना बढ़ें, लेकिन पढ़ेंगे तो ज़रूर बढ़ेंगे। हम लोग दाने दाने को मोहताज हैं, देह पर साबुत कपड़े नहीं हैं, चोटी का पसीना एड़ी तक आता है तब भी गुजर नहीं होता। यह कथन गोदान के किस पात्र का है और किससे है? तो हम लोग दाने दाने को मोहताज हैं, देह पर साबुत कपड़े नहीं हैं, चोटी का पसीना एड़ी तक आता है। तब कोई जवान व्यक्ति है जो काम करता है, तो कौन है? ये कथन है होरी का भोला से, भोला होरी का भाई है। होरी का धनिया से, धनिया पत्नी है। भोला का होरी से, दोनों भाई हैं। गोबर का होरी से, ये पुत्र है, ये पिता है। पुत्र अपने पिता से कह रहा है कि हम लोग दाने दाने को मोहताज हैं, चोटी का पसीना एड़ी तक आ जाता है फिर भी गुजर नहीं होता, इतनी मेहनत करते हैं। ये कथन है गोबर का होरी से। 45वां प्रश्न है, कर्ज वह मेहमान है जो एक बार आया फिर जाने का नाम नहीं लेता। यह कथन किस उपन्यासकार का है? किसका होगा? गोदान से है, प्रेमचंद का है। मस्त होके पढ़िए साथियों, बहुत लोड लेने का ज़रूरत नहीं है। आराम से पढ़ेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। हाँ, ये है कि पढ़ते रहें। सन्यासी सूचियों को सुमेलित कीजिए। सूची 1 और 2 दी गई है और इन्हें सुमेलित करना है। सन्यासी, त्यागपत्र, शेखर एक जीवनी। देखिए, शेखर एक जीवनी आगे की है। अभी आपको याद होगा गविझाम्र टूम में जो मृगनयनी थी वो इन्हीं की थी। त्यागपत्र बचपन से पढ़ रहे हैं, जैनेन्द्र की है। सन्यासी इलाचंद्र जोशी की है। तो 3 4 1 2। कहीं ना कहीं ये जो ट्रिक होती है, तो अगर आपको याद रहती हैं तो बिल्कुल आपके लिए बहुत ही सहायक होंगी। इसलिए हो सके तो इन्हें किसी कॉपी में ज़रूर लिख लें अलग से। आज नहीं तो कल ये आपको बहुत काम आएंगी। अमृत और विष के लेखक हैं। अमृत और विष के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा, यशपाल, अमृतलाल नागर, प्रेमचंद। तो अमृत और विष कौन लिखेगा? जिसके नाम में पहले अमृत लगा होगा वही लिखेगा। चित्रलेखा के रचनाकार हैं। चित्रलेखा के रचनाकार हैं
भगवती चरण वर्मा। ए विकल्प सही है, भगवती चरण वर्मा। 49वां प्रश्न है, तमस उपन्यास के लेखक हैं। तमस उपन्यास के लेखक हैं यशपाल, रांगे राघव, भीष्म साहिनी। यशपाल, बार बार वही विकल्प दिया गया, वैसे भी गलत है। भीष्म साहिनी का है, 1973 में आया था और इसमें फिल्म भी बनी थी तमस नाम से, गोविंद निहलानी द्वारा। 50वां प्रश्न है, कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक हैं। ये तो बहुत बार अब तक आ चुका, अगर आपने दोनों प्रैक्टिस पेपर किए होंगे जो संपूर्ण साहित्य पर हैं तो उसमें भी शायद ये दोनों बार आया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कमलेश्वर का है, कितने पाकिस्तान, कितने पाकिस्तान कमलेश्वर। और अगर समय मिले तो एक बार ज़रूर पढ़िएगा, आपकी मनोवृत्ति बदल जाएगी। 51वां प्रश्न है, इन सूचियों को सुमेलित कीजिए। इन सूचियों को सुमेलित कीजिए। अपने अपने अजनबी, अपने अपने अजनबी आगे का है। गली आगे मुड़ती है, शिव प्रसाद सिंह। राग दरबारी, श्रीलाल शुक्ल का नहीं, काशीनाथ सिंह का है राग दरबारी। रेहन पर रघु, श्रीलाल शुक्ल। 3 4 2 1। बी विकल्प सही है। आपका बंटी मन्नू भंडारी का उपन्यास है। आपका बंटी नामक उपन्यास में किस समस्या का चित्रण है। प्रेम विवाह की असफलता, नहीं। तलाकशुदा दंपति के बच्चों की समस्या, अहम के टकराव का दुष्परिणाम, राजनीतिक परिदृश्य का चित्रण। जब तलाक ले लेते हैं माँ बाप तो बच्चों का क्या होता है, आप ये आपका बंटी में पढ़ सकते हैं और ये यूजीसी नेट में भी है तो महत्वपूर्ण है। ये सारे प्रश्न आपको वन लाइनर रूप में रामबाण नोट्स वाली सीरीज में मिल जाएंगे। जिन साथियों ने अभी तक रामबाण नहीं पढ़ा है एक बार अवश्य पढ़ें। 30 दिन 45 दिन जो भी बाकी हैं उसमें अगर आप 2 से 3 बार रामबाण को रिवाइज कर लेते हैं, वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा और 2 से 3 बार पढ़िए। खाना बना रहे हैं सुनते रहिए। उसके बाद होगा क्या, आपको जब मैं यहाँ प्रश्न पढ़ूँगा आपकी ज़ुबान में उत्तर होगा। इतना भरोसा रखिए, सफलता मिलेगी। 53वां प्रश्न है, महाभोज इनमें से किसका उपन्यास है। महाभोज इनमें से किसका उपन्यास है। राजेंद्र यादव, ममता कालिया, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती। ये उपन्यास और नाटक दोनों हैं। इन्होंने पहले उपन्यास लिखा और उसके बाद उसी का नाटकीकरण कर दिया, नाटक बना दिया मन्नू भंडारी जी। चाक उपन्यास के रचनाकार का नाम बताइए। 54वां प्रश्न है, चाक उपन्यास के रचनाकार का नाम बताइए। मैत्रेयी पुष्पा, नासिरा शर्मा, नमिता सिंह। चाक किसका है, मैत्रेयी पुष्पा का है। ए विकल्प यहाँ पे सही है। आगे चलते हैं। 55वां है, मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए की नायिका का नाम है। मुझे चांद चाहिए की नायिका का नाम है वर्षा वशिष्ठ। मालती गोदान में है, बेला प्रभावती जिसमें होंगी, लेकिन मालती गोदान में है। वर्षा वशिष्ठ मुझे चांद चाहिए की नायिका है। मैला आंचल का संबंध है, मैला आंचल का संबंध है बिहार का पूर्णिया जिला, मैरीगंज क्षेत्र। बहुत बढ़िया उपन्यास है लेकिन भाषा बहुत कठिन है, फिर भी प्रयास करिए कि उसको एक बार पढ़िए। 50-55 पन्ने पढ़ लेने के बाद आप इसको छोड़ नहीं पाएंगे। परीक्षा के बाद पढ़िएगा। 57वां प्रश्न है, इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सा है। इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी का
उपन्यास कौन सा है? बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख, ये सभी हैं। 4 उपन्यास लिखे हैं। इसमें से एक छूट गया है, अनामदास का पोथा। सुन लीजिए और लिख लीजिए। बाचा पुन अना, ये मतलब सीरियल से हैं। पहला आता है बाणभट्ट की आत्मकथा, फिर आता है ये चारुचंद्र लेख, फिर आता है पुनर्नवा और अंत में आता है अनामदास का पोथा। 58वां प्रश्न है, बालक की जिंदगी को आधार बनाकर लिखा गया हिंदी का सबसे सफल और कलात्मक उपन्यास है। बालक की जिंदगी को आधार बनाकर लिखा गया हिंदी का सबसे सफल और कलात्मक उपन्यास है आपका बंटी मन्नू भंडारी, जो तलाकशुदा दंपत्ति के बच्चों का हाल होता है अभी बताया गया, और यही सबसे सफल और कलात्मक उपन्यास है। पीली आंधी प्रभा केतान का है, तत्सम राजी सेठ का है, इदन नमम मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास है, लेकिन ये बालक की जिंदगी को आधार बनाकर नहीं लिखे गए हैं। किशोर बाबू किस उपन्यास का नायक है? किशोर बाबू किस उपन्यास का नायक है? गबन, कलिकथा, वाया बाईपास, राग दरबारी, वयम, रच्छामा है, रच्छासा नहीं। हालांकि इस किशोर बाबू कलिकथा वाया बाईपास के हैं नायक, और ये अलका सरावगी का उपन्यास है, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी या व्यास सम्मान कुछ मिला था। 60वां प्रश्न है, दलितों की व्यथा को व्यापक और तीव्र संवेदना घातों से साहित्य में उजागर करने वाला हिंदी का प्रथम उपन्यास है। दलितों की व्यथा को व्यापक और तीव्र संवेदनाघातों से साहित्य में उजागर करने वाला हिंदी का प्रथम उपन्यास है नरक कुंड में वास, मुट्ठी भर कांकर, धरती धन्ना अपना, लाट की वापसी। तो दलितों की व्यथा, धरती धन्ना अपना, जगदीश चंद्र माथुर, धरती धन्ना अपना। 61वां प्रश्न है, राजनीतिक विषय पर केंद्रित उपन्यास है। छिन्नमस्ता, आपका बंटी, पीली आंधी, महाभोज। राजनीतिक विषय पर इसमें खूब राजनीति होती है। महाभोज है। छिन्नमस्ता, पीली आंधी, ये दोनों प्रभा केतान के हैं। ये दोनों प्रभा केतान के हैं। आपका बंटी मन्नू भंडारी का है, लेकिन यहाँ पर राजनीतिक विषय पर केंद्रित उपन्यास है सिर्फ महाभोज। इनकी विषय वस्तु अलग है। इनमें से 62वां प्रश्न है, इनमें से किन 2 उपन्यासों की रचना राजा ययाति की पुत्री माधवी की दारुण कथा को आधार बनाकर की गई है? पथ प्रज्ञा, तनिया, त्रियाहट, नरक दर नरक। किन 2 उपन्यासों की रचना? तो इसमें राजा ययाति की पुत्री माधवी की दारुण कथा को आधार बनाकर पथ प्रज्ञा और तनिया, ये दोनों लिखी गई। त्रियाहट और नरक दर नरक नहीं है। 1 और 2 सही है। 62वें का पहला विकल्प सही है। तिरसठवां प्रश्न है, मुंबई के मजदूर संगठनों को केंद्र में रखकर लिखा गया उपन्यास है। मुंबई के मजदूर संगठनों को केंद्र में रखकर लिखा गया उपन्यास है आवर्तन, आवा, हैम्बर्गर, पटरंग पुराण। तो आवा जो कि चित्रा मुदगल का है, जिस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था, ये मुंबई के मजदूर संगठनों को केंद्र में रखकर लिखा गया उपन्यास है। और जिन रचनाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान या सरस्वती सम्मान मिला है, उन्हें आप बिल्कुल कंठस्थ कर लें। उनमें से कोई भी रचना पूछी जा सकती है, क्योंकि वह बहुत ही महत्वपूर्ण रचना होती है।
तो किसी दिन मैं करवा भी दूंगा पुरस्कारों वाली सभी रचनाएं एक साथ सीरियल से। इन सूचियों को सुमेलित कीजिए। इन सूचियों को सुमेलित कीजिए। चितकोबरा कृष्णा सोबिती का है। निष्कवच राजी सेठ का है। निष्कवच राजी सेठ। एक जमीन अपनी, चित्रा मुदगल। प्रेम कहानी ममता कालिया। 3 4 2 1 बी विकल्प यहाँ पे सही है। ममता कालिया का वह उपन्यास जो एक IAS अधिकारी संदीप और उसकी व्याख्याता पत्नी कविता के पारिवारिक जीवन को केंद्र में रखकर लिखा गया है। एक पत्नी के नोट्स, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, दुखम सुखम। तो ममता कालिया का यही उपन्यास ज़्यादातर पूछा भी जाता है, एक पत्नी के नोट्स। वहीं पर अगर एक पति के नोट्स होते तो वहाँ पर महेंद्र भल्ला होते। उपन्यासकारों और उपन्यासों का सुमेल है, सुमेलित करना है। कमलेश्वर देखिए एक पति के नोट्स तो महेंद्र भल्ला। ममता कालिया एक पत्नी के नोट्स। उषा प्रियंवदा शेष यात्रा। कमलेश्वर एक सड़क 57 गलियां। 4 3 2 1। तो ध्यान रहे ये जो 4 प्रश्न कराए जा रहे हैं ये आपके अगर 20 भी हैं तो ये 20 चौक 80 प्रश्न हो जाएंगे। बाकी के 80 160। तो आप अपने आप को कमज़ोर न समझें और इन प्रश्नों की संख्या को। 67वां प्रश्न है, चंद्रकांता को किस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान 2005 प्राप्त हुआ? चंद्रकांता को किस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान प्राप्त हुआ? अर्थांतर, अंतिम साक्ष, कथा सतीसर, ऐलान गली जिंदा है। तो कथा सतीसर के लिए इन्हें व्यास सम्मान 2005 में दिया गया चंद्रकांता को। सी विकल्प सही है। 68वां प्रश्न है, आतंकवाद से त्रस्त कश्मीर का प्रामाणिक और सजीव चित्रण करने वाला उपन्यास है। आतंकवाद से त्रस्त कश्मीर का प्रामाणिक और सजीव चित्रण करने वाला उपन्यास है। अपने अपने कोणार्क, अंतिम साक्ष्य, यहाँ वितस्ता बहती है, कथा सतीसर। कथा सतीसर जिसके लिए इन्हें व्यास सम्मान भी दिया गया था वो आतंकवाद से त्रस्त कश्मीर का प्रामाणिक और सजीव चित्रण करता है, चंद्रकांता का उपन्यास है। 2 चीज़ें याद रखें। और तीसरा कि इसे 2005 में व्यास सम्मान दिया गया था। अमरीकी नारी जीवन 69वां प्रश्न है, अमरीकी नारी जीवन की अंतर्व्यथा उद्घाटित करने वाला उपन्यास कौन सा है? आओ पे ये जो है नाम गलत लिख गया है, एक पे और होगा। आओ पे घर चलें, ये अब सही है। आओ पे घर चलें, छिन्नमस्ता, पीली आंधी, तालाबंदी। तो अमरीकी नारी जीवन की अंतर्व्यथा आओ पे घर चले में है। ए विकल्प सही है। 70वां प्रश्न है, पुरुषों के वर्चस्व के विरुद्ध अपनी अलग पहचान बनाने में संघर्षरत नारी को केंद्र में रखकर लिखा गया उपन्यास है। पुरुषों के वर्चस्व के विरुद्ध अपनी अलग पहचान बनाने में संघर्षरत नारी को केंद्र में रखकर लिखा गया उपन्यास है। पीली आंधी, छिन्नमस्ता, अंतिम साक्ष्य, कथा सतीसर। तो पुरुषों के विरुद्ध अगर अपना वर्चस्व कोई महिला संघर्ष करेगी तो छिन्न भिन्न हो जाएगी, छिन्नमस्ता। उसका नाम भी छिन्नमस्ता है। ये सिर्फ याद करने के लिए है ताकि आपको याद रहे। अगर ऐसी कथा वस्तु आती है तो आप तुरंत छिन्नमस्ता लगा सकते हैं।
71वां प्रश्न है, उपन्यास का जनक युग है। उपन्यास का जनक युग है, जन्म कब हुआ? प्रेमचंद को केंद्र में रखते हैं तो उसके जो पहले का युग है उपन्यास का जनक युग है। तो उसके पहले क्या था? भारतेंदु युग था। ए विकल्प सही है। देवकीनंदन खत्री का जासूसी उपन्यास कौन सा है? देवकीनंदन खत्री का जासूसी उपन्यास कौन सा है? तो चंद्रकांता इनका तो है नहीं, चंद्रकांता संतत भी नहीं है। कटोरा भर खून, भूतनाथ क्या है? देवकीनंदन खत्री का जासूसी उपन्यास कौन सा है? कटोरा भर खून, सी विकल्प सही है। 73वां प्रश्न है, देवकीनंदन खत्री के अपूर्ण उपन्यास भूतनाथ को किसने पूरा किया? देवकीनंदन खत्री के अपूर्ण उपन्यास भूतनाथ को किसने पूरा किया? अमृत राय, गहमरी, निर्मल खत्री, दुर्गा प्रसाद खत्री। तो भूतनाथ को पूरा किया दुर्गा प्रसाद खत्री, जो कि इनके ही बेटे थे, उन्होंने ही इसे पूरा किया। देवकीनंदन इसे पूरा नहीं कर पाए, 3 से 4 अध्याय ही लिखकर इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे चलते हैं। 74वां प्रश्न है, चंद्रकांता उपन्यास का नायक कौन है? चंद्रकांता उपन्यास का नायक कौन है? नरेंद्र, वीरेंद्र सिंह, जगन्नाथ, क्रूर सिंह। वीरेंद्र सिंह चंद्रकांता उपन्यास का नायक है। बी विकल्प सही है। तिलस्मी उपन्यास रोहतास मठ के लेखक हैं। तिलस्मी उपन्यास रोहतास मठ। तिलस्मी उपन्यास कौन लिखता था? तिलस्मी अय्यारी लिखते थे, देवकीनंदन खत्री, उसके बाद रोहतास मठ तिलस्मी है। तो कौन लिखेगा? देखते हैं ऑप्शन। हरे कृष्ण जौहर, रामलाल वर्मा, दुर्गा प्रसाद खत्री, देवकीनंदन खत्री। तो इसके रचनाकार हैं दुर्गा प्रसाद खत्री। पिता नहीं, आपकी पुत्र ने लिखा है रोहतास मठ। छिहत्तरवां प्रश्न है, हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? अंग्रेजी के ऐतिहासिक उपन्यासों से, संस्कृत के ऐतिहासिक उपन्यासों से, ऐतिहासिक लोक कथाओं से, बांग्ला के ऐतिहासिक उपन्यासों से। तो बांग्ला के ऐतिहासिक उपन्यासों से हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास लिखने की प्रेरणा मिली। अब पूछ लिया जाए कि बांग्ला वालों को कहाँ से मिली, इतने योग्य कहाँ से थे? तो अंग्रेजी से लाए, अंग्रेजी से बांग्ला, बांग्ला से हिंदी। 77वां प्रश्न है, किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यासों के अधिकांश कथानक कहाँ से लिए गए हैं? किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यासों के अधिकांश कथानक कहाँ से लिए गए हैं? बौद्ध काल से, मुस्लिम काल से, वैदिक काल से, पौराणिक काल से, आख्यान से। तो सही विकल्प है मुस्लिम काल से अधिकांश कथानक लिए गए हैं किशोरीलाल गोस्वामी के। प्रेमचंद का ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? प्रतिज्ञा, प्रेमाश्रम, वरदान, रूठी रानी। तो ऐसे याद रखें कि इतिहास में रानियां रूठ जाती थी तो दशरथ जैसे राजा भी उन्हें मनाने पहुंच जाते थे और वनवास की अगर मांग हो जाए तो वनवास भी दे देते थे। ऐसे करके याद रख सकते हैं कि ये इतिहास की बातें हैं और इतिहास में ऐसा हुआ है। रूठी रानी ऐतिहासिक उपन्यास है प्रेमचंद का, रूठी रानी। 79 नंबर प्रश्न, प्रेमचंद के उर्दू उपन्यासों के हिंदी अनुवाद को सुमेलित कीजिए। प्रेमचंद के उर्दू उपन्यासों को हिंदी अनुवादों, प्रेमचंद के उर्दू उपन्यासों के उन्होंने पहले उर्दू में लिखा, उसके बाद उन्होंने खुद ही हिंदी में ट्रांसलेट किया। तो कौन सा है? बाजार हुस्न, बाजार हुस्न, हुस्न होगा तो सेवा होगी, ऐसे याद रख सकते हैं। गो से आफियत, गो से आफियत, प्रेम के आश्रम रहोगे तो आफत आएगी।
जज्बा ए इसार, जज्बा ए इसार, अगर ईश्वर का जज्बा रहेगा और वरदान मिल जाएगा। चौगाने हस्ती, हस्ती होगी तो रंग जमेगा, ऐसे हम याद रख सकते हैं। हस्ती रहेगी तो रंग जमेगा, प्रेम करेंगे तो आफत आएगी, ईश्वर का वरदान मिलेगी तो जज्बा होगा, हुस्न होगा तो सेवा होगी सदन में। 76वां था और नहीं 79 79 नंबर प्रश्न है। तो बाजारे हुस्न चौथा पहला सही है। उसके बाद 4, गोसियाफत 3, जज्बा इसार 2 और इसका 1, 4 3 2 1, सी विकल्प सही है यहाँ पे। 80 नंबर, मुंशी प्रेमचंद का भारतीय ग्रामीण जीवन की विषमताओं पर केंद्रित उपन्यास कौन सा है? मुंशी प्रेमचंद का भारतीय ग्रामीण जीवन की विषमताओं पर केंद्रित उपन्यास कौन सा है? रूठी रानी तो अभी आया था, ऐतिहासिक है। निर्मला, दहेज प्रथा, अनमेल विवाह, ये भी आ चुका है। सेवा सदन, वेश्या समस्या, प्रेमाश्रम और गबन, यही दोनों, प्रेमाश्रम और गोदान, यही कृषक समस्या और ग्रामीण जीवन पर आधारित है। डी विकल्प यहाँ पे सही है। प्रेमचंद का प्रौढ़तम उपन्यास है, प्रेमचंद का प्रौढ़तम उपन्यास है। प्रौढ़तम से आशय होता है कि हम यहाँ से शुरू करते हैं और यहाँ से जो सारे गुण संपन्न हो, सर्वगुण संपन्न हो, अंत का ही होगा, तो वो गोदान है। 81 प्रश्न हो चुके हैं साथियों। ज़रूर बताएं कि आपको प्रश्नावली कैसी लगी, मेरा विस्तार और प्रश्नों का स्तर, क्लास आपको कैसी लग रही है। आप हमारी टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। कोई भी परीक्षा का प्रश्न है, कहीं से भी आप लाते हैं तो आप ज़रूर बताएं कि इसमें यदि नहीं आ रहा है, जैसे यही प्रश्न है आपको नहीं आ रहा है, तो आप, जैसे आपके पास कोई प्रश्न है, आपको उसमें कन्फ्यूजन है, तो आप मुझसे निसंकोच पूछ सकते हैं। 82 नंबर प्रश्न है, अमरकांत किस उपन्यास का पात्र है? अमरकांत किस उपन्यास का पात्र है? गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रतिज्ञा। तो अमरकांत कर्मभूमि का पात्र है, सी विकल्प सही है। वहीं गबन से देवी दिन खटिक और जालपा पूछे जाते हैं। रंगभूमि से सोफिया और सूरदास, ज़्यादातर सूरदास ही पूछे जाते हैं। तिरासी नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके पुरुष पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित पात्रों को उनके पुरुष पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। देवी दिन, देवी दिन और कोई नहीं, देवी दिन खटिक है और ये गबन में है। ओमकारनाथ, ओमकारनाथ उसमें है, गोदान में। और कीर्ति वर्मा, नीला चांद, कीर्ति वर्मा, नीला चांद। कुंदन, किस्सा गुलाम, जूठन, ये इनकी आत्मकथा है, इनकी ओम प्रकाश वाल्मीकि की। 4 1 5 2 इसका सही विकल्प है। पहला विकल्प सही है, 4 1 5 2। 84 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके नारी पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके नारी पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। परख, परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, व्यतीत, ये सभी जो है जैनेन्द्र के उपन्यास हैं, पूछे जाते हैं। परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, व्यतीत, ये सभी जैनेन्द्र के हैं। तो परख में कौन है? परख में है कट्टो, कट्टो गिलहरी वाली नहीं। परख में पात्र हैं, महिला पात्र हैं। गबन में जालपा, कई बार मैं बता चुका अब तक। त्यागपत्र शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी में शशि और शेखर 2 पात्र हैं।
त्यागपत्र में मृणाल है। धनिया उसकी पात्र है गोदान की, होरी की पत्नी है। और यहाँ पर क्या है, 3 1 4 2, 3 1 4 2, दूसरा विकल्प सही है। पचासी नंबर, कालक्रम की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो याद करिए, सप्रम कानी गकर गोम, सप्रम कानी गकर गोम। अगर ये याद रहेगा तो आपका ये प्रश्न जीवन में नहीं गलत होगा। 86, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके नारी पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। रंगभूमि, सोफिया, सूरदास, त्यागपत्र, मृणाल। अंधेरे बंद कमरे, नीलिमा, झूठा सच से है तारा। योके और सिल्मा पता नहीं किसके पात्र हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा ध्यान है। तो यहाँ पे क्या सही विकल्प है? 5 4 1 2 है। 5 4 1 2, सी विकल्प सही है। 87, पात्र को उसकी कृति के साथ सुमेलित कीजिए। पात्र को उसकी कृति के साथ सुमेलित कीजिए। न्यूनिया, न्यूनिया किससे हैं? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक उपन्यास है। बाण भट्ट की आत्मकथा, उसी की पात्र हैं न्यूनिया। बाण भट्ट, 4 उपन्यास द्विवेदी जी के हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। उसी से याद है मुझको, बाचा पुन अना, ये सीरियल पूछा जाता है और इसी की पात्र हैं बाण भट्ट की आत्मकथा की न्यूनिया। राय साहब किसके पात्र हैं? गोदान के हैं। वहीं प्रशांत मैला आंचल के हैं। रेखा नदी के द्वीप की है। रेखा नदी के द्वीप की है। पहले में 5 है, लास्ट में 1 है। 5 4 2, 5 है, इसमें 4 2 1। बी विकल्प सही है। 88 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास देवकीनंदन खत्री का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास देवकीनंदन खत्री का नहीं है? नरेंद्र मोहिनी, चंद्रकांता, कुसुम कुमारी, भाग्यवती। तो भाग्यवती श्रद्धाराम फिल्लौरी का है। शुरू में ही आया था श्रद्धाराम फिल्लौरी। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। विराटा की पद्मिनी, गविझाम्रटूम में जो गवि है वृंदावन लाल वर्मा। गढ़कुंठार, विराटा की पद्मिनी। झांसी की रानी, मृगनयनी, टूटे कांटे, महारानी दुर्गावती, ये सभी वृंदावन लाल वर्मा के हैं। वैशाली नगरबधु, चतुरसेन शास्त्री। 1 नहीं, इसका 2 1 सही हो गए। दिव्या यशपाल का है। दिव्या और चारुचंद्र लेख हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। जैनेन्द्र कुमार के कई उपन्यास हैं। परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, व्यतीत, ये सभी जैनेन्द्र के हैं। तो यहाँ पर 2 1 4 3, 2 1 4 3, बी विकल्प सही है। निम्नलिखित कथाकारों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित कथाकारों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। कृष्णा सोभिती, श्रीलाल शुक्ल। कमलेश्वर का देखिए कितने पाकिस्तान बार बार पूछा जाता है। राही मासूम रजा, टोपी शुक्ला, कटरा BRजू, यही सब हैं। और कृष्णा सोभिती, समय सरगम, श्रीलाल शुक्ल, विश्रामपुर का संत। 3 4 2 1।
ए विकल्प सही है। निम्नलिखित आंचलिक उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित आंचलिक उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। नागार्जुन की एक ट्रिक है बाबा कुरपा, ये सीरियल भी है। तो बलचनमा, बाबा बटेश्वर नाथ, कुंभी पाक, रतिनाथ की चाची, पारो। बलचनमा, बाबा बटेश्वर नाथ, कुरपा, बाबा कुरपा। बाबा बटेश्वर नाथ का जो पात्र है तो बरगद का वृक्ष है। कुंभी पाक, रतिनाथ की चाची, पारो। तो रतिनाथ की चाची नागार्जुन। कब तक पुकारूं रंगे राघव, परती पर कथा, मैप दीजू। एक हाँ उसका ट्रिक है रेणु जी का, मैप दीजू। अभी ध्यान नहीं आ रहा था, देखिए जुलूस आया था। मैलांचल, परती पर कथा, दीर्घ तपा, जुलूस, मैप दीजू, मैप दीजू। तो ये परती पर कथा फणीश्वरनाथ रेणु का है। रामदरस मिश्र का पानी के प्राचीर खूब पूछा जाता है। रामदरस मिश्र पानी के प्राचीर। 2, 4, 1, 3 यहाँ पर सही विकल्प है, डी सही है। अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? खंजन नयन, रूप रस माते, सूरदास। एक स्वाभिमानी अध्यापक के जीवन संघर्ष को कथानक बनाकर लिखा गया उपन्यास है। एक स्वाभिमानी अध्यापक के जीवन संघर्ष को कथानक बनाकर लिखा गया उपन्यास है। नदी यशस्वी है, डूबते मस्तूल, धूमकेतु, एक श्रुति, यह पथबंधु था। ये पथबंधु था, ये सही विकल्प है जिसकी कहानी एक स्वाभिमानी अध्यापक के जीवन संघर्ष पर आधारित है और ये 1962 में आया था। ये सभी उपन्यास नरेश मेहता के हैं, नरेश मेहता के हैं। चाहे नदी यशस्वी हो, डूबते मस्तूल, धूमकेतु, एक श्रुति, यह पथबंधु था। 93 प्रश्न हो चुके हैं। 6 प्रश्न और बाकी हैं। हिंदी में आंचलिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस उपन्यास की भूमिका में किया गया है? देखिए बलचनमा में नहीं किया गया, नहीं तो इसमें कोई आंचलिकता की कमी नहीं थी। और ये काम किया था रेणु जी ने अपने उपन्यास मैलांचल की भूमिका में। पानी के प्राचीर रामदरस मिश्र, जंगल जहाँ शुरू होता है संजीव। संजीव का भी उपन्यास पूछा जाता है। जंगल जहाँ शुरू होता है फांस, फांस बहुत पूछा जाता है जो कि किसान आत्महत्या पर आधारित है। 95 फणीश्वरनाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हुए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा चित्रित हुई है? फणीश्वरनाथ रेणु के किस उपन्यास में, फणीश्वरनाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया, पूर्वी पाकिस्तान से आशय है जो हमारे पूरब में है अर्थात बांग्लादेश, वहाँ से बिहार के पूर्णिया में आए हुए हिंदी शरणार्थियों के दारुण कथा पर चित्रित है। पलटू बाबू रोड, कितने चौराहे, जुलूस, दीर्घ तपा। तो मैप दीजू। जुलूस में ये कथा लिखी गई है। आगे देखते हैं। 96 मात्र 5 प्रश्न हैं। सभी साथियों से विनम्र निवेदन है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ें और वीडियो को एक बार लाइक करना है, 2 बार नहीं, नहीं तो वो डिसलाइक हो जाएगा। और जो साथी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आधे से अधिक साथी हमारे ऐसे ही हैं कि बिना सब्सक्रिप्शन के देखते हैं। कम से कम आप सब्सक्राइब करेंगे, संख्या बढ़ेगी
तभी 4 लोग और आकर्षित होंगे। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के निकला मत करिए, क्योंकि बूंद बूंद से ही सागर भर जाता है। तो ये तो टेलीग्राम ग्रुप है, आप लोग निकल के बाहर हो जाएंगे, घुस के बाहर हो जाएंगे तो क्या होगा, वो घड़ा खाली ही रहेगा। तो उसको भरिए, निवेदन है आपसे। और जो साथी हिंदी के हैं उनको आप शेयर करिए। 96 राही मासूम रजा के किस उपन्यास में गाजीपुर ज़िले के गंगोली गांव के सिया मुसलमानों के जीवन का यथार्थ चित्रण हुआ है? तो पूरी कहानी लिख दी है। राही मासूम रजा का एक कोई उपन्यास है जो गाजीपुर ज़िले के गंगौली गांव पर आधारित है, जिसमें सिया मुसलमानों के जीवन का यथार्थ चित्रण हुआ है। वह कोई और नहीं, आधा गांव है। मुंबई के निकटवर्ती गांव बरसोवा के मछुआरों के सामाजिक जीवन का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? बरसोवा के मछुआरे कहाँ रहते हैं? सागर किनारे रहते हैं या नदी किनारे रहते हैं? तो यहाँ सागर की बात हो रही है। मछुआरे लहरों में खेलते हैं, मनुष्य हैं। सागर, लहरें और मनुष्य मुंबई के निकटवर्ती गांव बरसोवा के मछुआरों के सामाजिक जीवन पर आधारित है। बलचनमा नागार्जुन का है। सैलूस शिव प्रसाद सिंह का है, जिन्होंने नीला चांद लिखा था। नीला चांद ऐसे याद रखें, शिव जी को नीलकंठ कहा जाता है और उनका गला नीला रहता है। भले आपको काला दिखाई देता हो, लेकिन उनको नीलकंठ कहा जाता है, कंठ नीला है और इसीलिए उन्होंने नीला चांद लिखा। सैलूस के रचनाकार शिव प्रसाद सिंह कब तक पुकारूं रांगे राघव की है। 98 नागार्जुन का वह उपन्यास जो मैला आंचल से पूर्व प्रकाशित हुआ था, इसमें आंचलिकता की कोई कमी नहीं है, फिर भी इसे प्रथम आंचलिक उपन्यास नहीं माना गया। देखिए वही बात बार बार आ रही है, बलचनमा की बात हो रही है, हम कोई इस पे डिस्कशन नहीं करेंगे। रांगे राघव का वह उपन्यास जो भगवती चरण वर्मा के उपन्यास के उत्तर में लिखा गया है। रांगे राघव का उपन्यास है जो भगवती चरण वर्मा का उपन्यास के उत्तर में लिखा गया। इन्होंने टेढ़े मेढ़े रास्ते लिखा था, इसके उत्तर में इन्होंने कुछ और लिखा और उसकी कथा भी टेढ़े मेढ़े रास्ते से जोड़ी गई है। वह कौन सा है? विषाद मठ, सीधा साधा रास्ता, कब तक पुकारूं, मुर्दों का टीला। सही विकल्प है सीधा साधा रास्ता। इन्होंने टेढ़ा मेढ़ा लिख दिया, रांगे राघव ने जवाब में सीधा साधा लिख दिया। अच्छा युद्ध चल रहा था इन लोगों का। रांगे राघव के किस उपन्यास में हर्षवर्धन और राजश्री के जीवन की घटनाओं का चित्रण हुआ है? रांगे राघव की किस उपन्यास में हर्षवर्धन और राजश्री के जीवन की घटनाओं का चित्रण हुआ है? महायात्रा बोलते खंडहर होना चाहिए, चीवर, राई और पर्वत। तो रांगे राघव के किस उपन्यास में हर्षवर्धन और राजश्री के जीवन की घटनाओं का चित्रण हुआ? उस रचना का नाम है चीवर। चीवर चीवर क्या है? वो जो शायद भगवा वस्त्र होता है साधुओं का, उसे चीवर कहा जाता है। प्रैक्टिस पेपर 4 है अगला, उपन्यास भाग 2। देखिए इसका पहला प्रश्न उससे जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे प्रश्न वही हैं, लेकिन जब आप 1 पढ़ेंगे तो उसमें ये स्तर है, 2 पढ़ेंगे उसमें ये स्तर है, 3 पढ़ेंगे आपको स्तर ऐसा मिलेगा और तीनों को पढ़ने के बाद आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक। तो तीनों को आपको बढ़िया से मजबूती से पढ़ना है। 2 आपको मैं दिखा देता हूँ और तीसरा आपको जल्द दिखा दिया जाएगा। ये देखिए 100 प्रश्न इसमें भी हैं। और आप लोगों के लिए एक संदेश है कि कृपया सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और अपने उन हिंदी साथियों को शेयर करें जो हिंदी साहित्य से संबंधित हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर सीधे हमसे सवाल पूछ सकते हैं। यदि आपको साहित्य से संबंधित कुछ भी समस्या है तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं।
14-15 मई को जो पेपर है और आगे भविष्य के लिए भी। आज के लिए साथियों इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।